Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to start a new chapter of class 9 civics, electoral politics. In this chapter, we will mostly discuss about the election pattern in India. Elections होते कैसे हैं, कौन कौन से होते हैं, we will all discuss in this chapter. जब आप इस चैप्टर का फर्स्ट पेज खोलेंगे, you will find a heading there why election. Why election से पहले हम एक जो पेज पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले एक पेपर की कटिंग दी हुई है. इसमें लिखा हुआ है हरियाणा इलेक्शंस के जो विधानसभा के होने वाले थे. एंड इन दिस अ क्राउड इज वेटिंग फॉर द फेवरेट लीडर मिस्टर देवीलाल, जो एक 76 ईयर ओल्ड पर्सन थे और जो अपने इलेक्शंस के लिए काफ़ी कैंपेनिंग कर रहे थे. और उनकी यहाँ पर भी मीटिंग थी, बट ही वॉज लेट फॉर सेवरल आवर्स, बट स्टिल दे आर वेटिंग फॉर देयर लीडर. और हर बार अनाउंसमेंट होता था, कोई भी कार आती जैसे वो आने वाले हैं, लेकिन लास्ट में वो आते हैं और अपनी स्पीच देते हैं. मिस्टर देवीलाल is having a very busy schedule. He used to give all his time for the campaign up to 11 p.m. at night since morning. तो इस तरीके से काफ़ी बिजी शेड्यूल था उनका, और वो जो है अपने चुनाव प्रचार में लगे थे, और वो लोक दल पार्टी के थे, याद रखना. और जो इलेक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ ये 1980s के हैं, 1980s के. तो चौधरी देवीलाल ने एक न्याय युद्ध शुरू किया था. इन्होंने कई सारी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, कोलिशन. और उसके बाद इन्होंने कहा था कि अगर मेरी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो मैं किसानों के और स्मॉल बिजनेसमैन के जो लोन्स हैं उन्हें माफ करवा दूंगा. एंड ही वॉज अगेंस्ट कांग्रेस. मीन्स उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और ये उनके अगेंस्ट थे, उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा जा रहा था. हरियाणा में इलेक्शंस हुए जिसे हम कहते हैं लोकल एमएलए विधानसभा के इलेक्शंस हुए हरियाणा में, और 90 सीट्स पे इलेक्शंस जीतने के लिए 50 सीट्स प्लस 1 चाहिए होता. 50% सीट्स प्लस 1 मतलब 46 सीट्स पर इन्हें विक्ट्री मिल जाती. लेकिन अकेले लोक दल ने 60 सीट्स हासिल करी थी आउट ऑफ 90, अकेले लोक दल ने. और इनके साथ जो टोटल पार्टीज मिली थी उन सब ने मिलकर टोटल 76 सीट्स इनके पास है. तो मतलब 16 सीट्स दूसरी पार्टी से अकेले, तो मतलब अकेले अपने दम पर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी. एंड द कांग्रेस वर एबल टू गेट ओनली 5 सीट्स. जो पार्टी रूलिंग में थी वो इलेक्शंस हार गई थी. और देवीलाल जब इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद गवर्नर ने उन्हें बुलाया और उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया था हरियाणा का. आफ्टर दैट ही फुलफिल्ड ऑल हिज प्रॉमिसेस. उन्होंने स्मॉल फार्मर्स के, स्मॉल बिजनेसमैन के सारे लोन माफ करवा दिए थे. लेकिन इसके बावजूद भी जब नेक्स्ट इलेक्शंस हुई 1991 में, इन दैट इलेक्शन हिज पार्टी लॉस्ट इट एंड द कांग्रेस फॉर्म्ड इट्स गवर्नमेंट अगेन. तो सोचिए, इलेक्शंस आते रहते हैं, जो गवर्नमेंट है वो तक हार जाती है. लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस. इलेक्शंस आखिर चाहिए क्यों? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो क्या इलेक्शंस करना जरूरी है? इस तरीके से समझाएगा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो क्या इलेक्शंस करना जरूरी है. चलिए यही देखते हैं. अगर इलेक्शंस नहीं होंगे मालूम, तो आखिर हम अपनी गवर्नमेंट को चूज कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है. क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है वहां पर इलेक्शंस होते हैं. एक वो समय था जब बहुत ही कम देश डेमोक्रेटिक थे, लेकिन आज दुनिया में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो अपने यहाँ पे इलेक्शंस कराती है. इलेक्शंस होते हैं वहां पर. लेकिन बात ये आती है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन. चलो एक एग्जांपल चूज करते हैं.
मान लीजिए कि हमें इलेक्शंस नहीं कराने, हमें पीपुल्स रूल चलाना है। भाई डेमोक्रेसी का था पीपुल्स रूल। इज इट पॉसिबल टू गेदर ऑल द पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड डिस्कस अ मैटर देयर? क्या ये पॉसिबल है कि क्या हम सबको एक जगह बुला सके और एक मैटर को डिस्कस कर सके? 130 करोड़ देश की जनसंख्या है, एक जगह बुलाना मुश्किल, नामुमकिन है। चलो मान लो हमने बुला भी लिया और डिस्कशन हम किसी ऐसे टॉपिक पे करने लगे जिसमें से 90% लोगों को पता ही नहीं इसका मतलब क्या होता है, तो जरा सोचिए, क्या वो डिस्कशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब पीपल्स रूल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होगा आने के लिए, कोई आना नहीं चाहेगा, कोई कहेगा कि भैया मुझे पता ही नहीं इसमें होता क्या है। जीएसटी भी लोगों को बहुत महीनों के बाद पता चली थी इसका मेन मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से सेवरल डिस्कशंस नहीं हो पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने आपको एक पॉइंट समझाया। चलो मान लो कि हमने अपने एक लीडर को चूज करना है, लेकिन वो भी विदाउट इलेक्शंस। तो कैसे चूज करें? क्या हम एक एक्सपीरियंस्ड और एक ओल्डर पर्सन को चूज करें जिसके पास एक्सपीरियंस है, या एक ऐसे पर्सन को चूज करें जो एजुकेटेड ज्यादा है और नॉलेज अच्छी है जिसके पास? किसे चूज करना चाहेंगे, एजुकेटेड नॉलेज वाले को, एक्सपीरियंस्ड वाले को? सिंपल मान लो कि हमने किसी एक को चूज भी कर लिया, किसी एक को अपनी मर्जी से हमने बना भी दिया। अब वो जो काम कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसने जो काम किया है वो जनता की भलाई के लिए कर रहा है या अपनी भलाई के लिए कर रहा है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि जनता उसे पसंद कर भी रही नहीं कर रही है? कैसे पता चलेगा ये बात? और अगर जनता उसे पसंद नहीं कर रही है तो क्या कोई तरीका होगा उसे हटाने का? नहीं होगा। और इलेक्शंस नहीं होंगे तो इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव अ कैंडिडेट विच वी हैव चूज। अगर इलेक्शंस नहीं होगा तो इलेक्शंस हमें वही मेथड देता है, इलेक्शंस हमें वही तरीका देता है जिससे हम अपने फेवरेट लीडर को चूज कर सकते हैं, और अगर हमें उसकी वर्किंग पसंद नहीं आती है तो जिसे चाहे हम उसे अपना लीडर बना सकते हैं। इलेक्शंस देता है, दैट्स व्हाई वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन में हम उसको चूज करते हैं जो हमारे लिए लॉस बनाएगा, इलेक्शंस में हम उसे चूज करते हैं जो हमारे लिए गवर्नमेंट बनाएगा और डिसीजन लेगा। इलेक्शन में हम उसे चूज करते हैं जो ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिसके लिए गवर्नमेंट काम करेगी। तो मतलब हम ऐसी पार्टी को चूज करते हैं जो हमारे बेनिफिट के लिए काम करे। ये केवल और केवल पॉसिबल तभी हो सकता है जब इलेक्शंस होंगे। अब एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। Because in the previous section or the previous chapter we had discussed that even the Pakistan, China, Mexico, ये सारी कंट्रीज इलेक्शंस कराती हैं, स्टिल दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो आखिर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं? चलो हम इसे थोड़ा एक कहानी समझते हैं। मान लीजिए कभी मैं इलेक्शंस में वोट डालने गया। अब इलेक्शंस में मैं वोट डालने गया तो पता चला कि इलेक्शंस तो एक साल पहले ही हुए थे, मुझे बताया नहीं किसी ने। क्या फायदा होगा उससे? एक रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए कि जनता को खबर तो होनी चाहिए ना। चलो मान लो अगली बार मैंने सोचा कि ध्यान से जाऊंगा, इस बार सब चेक करता रहूंगा। चलो अगली बार जब मैं गया तो क्या हुआ कि इलेक्शंस जो थे उसमें जो कैंडिडेट खड़े थे ना, उसमें एक ही था बस। कैंडिडेट की संख्या थी नहीं, वहां पर कैंडिडेट्स थी नहीं, केवल एक ही कैंडिडेट था। तो चाहे वोट दो या ना दो, जीतेगा तो वही। इसके साथ साथ फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसे वोट दे ही देते हैं, लेकिन जिसे मैंने वोट दिया जीता कोई और। क्या मतलब है ये? इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा मिली। ये कहानी नहीं थी, एक तरीके से मेरे आइडियाज थे। सबसे पहली बात मैंने बताई कि जब मैं इलेक्शन में वोट डालने गया तो इलेक्शंस पता नहीं कब हो गए थे, लेकिन उससे पहले मेरे पास वोट का अधिकार होना चाहिए ना। तो एवरी एडल्ट शुड हैव द राइट टू वोट एंड ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू। हर अडल्ट के पास राइट टू वोट का अधिकार होना चाहिए, हर वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए। सेकेंड चीज अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इलेक्शंस जो होने चाहिए उसमें कैंडिडेट्स के पास फ्री अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके, जो चाहे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। दूसरा पॉइंट, इलेक्शंस में याद रखना, इलेक्शंस जो होने चाहिए वो रेगुलर इंटरवल्स पे होने चाहिए। हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, तो मतलब रेगुलर चॉइस मिलनी चाहिए जनता को।
इसके साथ साथ वो कैंडिडेट जिसे जनता ने प्रेफर किया है वही इलेक्ट होना चाहिए, ये नहीं किसी और को इलेक्ट कर दो। और सबसे लास्ट पॉइंट, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से होने चाहिए, जिसमें चीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ये 5 फीचर्स अगर अवेलेबल है आपके इलेक्शंस में, दैट मींस दैट इलेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी अ डेमोक्रेटिक वन। सबकी वोट इक्वल, सबके पास इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार, इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स पे होने चाहिए, जिससे हमने चूज किया वही जीते, और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। ये चीज थी इसमें। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इलेक्शंस में ये जो कंपटीशन कराते हैं ना, जो चाहे पार्टिसिपेट कर सकता है, वो अच्छा होता है या नहीं होता है। अच्छा होगा या नहीं होगा, इसके भी दो फायदे, दो बात है। ये अच्छी बात भी है, लेकिन उससे ज्यादा बुरी बात में आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इतना पढ़िए, समझिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। गुड बाय।